आंदोलन की तारीख तय थी 1 अप्रैल, पर इसे जानबूझकर 5 अप्रैल कर दिया जाता है। वर्ल्ड कप की जीत ने लोगों को सड़कों पर आने की आदत डाल ही दी थी। अन्ना और उसकी टीम ने इसी पॉजिटिव एनर्जी को जानबूझकर रामलीला मैदान की तरफ मोड़ देती है, जिसका नतीजा यह हुआ, जो भीड़ वानखेड़े स्टेडियम में चिल्ला रही थी, अब वही भीड़ रामलीला मैदान में सरकार के खिलाफ आवाज लगा रही थी। मैं भी अन्ना हूं, मैं भी अन्ना हूं। दोस्तों, कल्पना कीजिए, साल 2010 भारत एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा था जहां हर सुबह अखबार खोलने पर एक नए लाखों करोड़ का घोटाला सामने आता था। कहते हैं, अंधेरा जितना गहरा होता है, रोशनी की कीमत बढ़ जाती है। पाप की घड़ा भर चुका था। 5 अप्रैल 2011 दिल्ली के जंतर मंतर के सड़कों पर सुबह 4 बजे बिल्कुल सन्नाटा था। सुबह 6 बजते बजते ही लाखों युवा सफेद टोपी पहने रामलीला मैदान की तरफ बढ़ रहे थे। जनता गुस्से में उबल रही थी। हम भी एक इंसान हैं, दिल्ली में सबको जीने का हक है, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी कुछ लोग दिल्ली के एक फ्लैट में मिलते हैं। न उनके पास पैसा होता है, न ही पावर, पर उनके पास था एक मास्टर प्लान, एक ऐसा प्लान जिसने भारत की सबसे शक्तिशाली सरकार की जड़ें हिला दी। कहानी के असली आर्किटेक्ट पर्दे के पीछे हैं अरविंद केजरीवाल, एक पूर्व IRS ऑफिसर, मनीष सिसोदिया पत्रकार, प्रशांत भूषण वकील और IPS किरण बेदी, एक पूर्व IPS ऑफिसर। ये लोग सालों से RTI के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें यह समझ आ गया कि सिस्टम के अंदर से लड़ना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही साथ इन्हें एक ऐसा चाहिए था जिसकी क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल ना उठा सके। उन्होंने चुना अन्ना हजारे को। अन्ना महाराष्ट्र के रानेगल सिद्धि में रहते थे, एक पूर्व सैनिक और गांधीवादी नेता। 2010 की सर्दियों में कई मीटिंग्स हुई, रणनीति तय हुई। हम सीधे सरकार पर हमला नहीं करेंगे, हम एक मजबूत कानून की मांग करेंगे, और नाम दिया जन लोकपाल। पहले आप समझिए, ये लोकपाल बिल था क्या। ये कॉन्सेप्ट 1963 में LM सिंघवी, लक्ष्मीकांत सिंघवी ने दिया, जो कि एक इंडिपेंडेंट MP थे। साथ ही साथ ये संस्कृत के एक बहुत ही बड़े विद्वान थे। हालांकि इसे अंग्रेजी में ओम्बड्समैन बोलते हैं, जो कि ओरिजिनेट हुआ है स्कैंडिनेविया देश, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आता है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा जज जो सभी की निगरानी कर सके। PM भी शामिल होते हैं। आम भाषा में समझिए, जैसे हम और आप चोरी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो सरकार हमें सजा देगी। उसके लिए कोर्ट है, पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, सब हमें सजा देगी। लेकिन क्या हो जब ये पुलिस, मंत्री, विधायक, जज और बड़े बड़े मंत्रिमंडल ये सब करप्शन करने लगे, तो इनका निगरानी कौन रखेगा। इसी के लिए बनाया गया था लोकपाल बिल। लोकपाल ये सेंटर लेवल पे है, मतलब इसमें IAS IPS सेंटर लेवल के मंत्री, जज ये सब आएंगे, और लोकायुक्त ये स्टेट लेवल पे है। जो भी काम करने वाले कर्मचारी है, मंत्री है, ये सब इसके दायरे में आएंगे। अगर ये लोग कुछ घोटाला करेंगे तो लोकपाल उन पे कड़ी नजर रखेगी और इनको सजा देगी। सुनने में अच्छा लगता है ना, लेकिन भारतीय राजनीति का काला सच देखिए। 1963 से लेकर 2011 तक इसे संसद में 8 बार लाया गया। इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक सबने कोशिश किया, लेकिन यह बिल संसद से कभी पास नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि कोई भी नेता यह नहीं चाहता है कि वह कहां से पैसा कमा रहा है और कहां से उसके पास पैसे आ रहे हैं, इस पर कोई निगरानी रखे। अरे देवा,
ये गड़बड़ है बाबा। भला आप ही बताएं, अपने गले में फंदा कोई क्यों ही डालना चाहेगा? बात तो सही है। क्योंकि ज्यादातर इनमें नेता चोर थे और भ्रष्टाचार थे, जो अपने मनी को स्विस बैंक में चुपचाप जमा कर रहे थे। टीम अन्ना इसी 45 साल पुराने सिस्टम के डर से लड़ रही थी। देखिए, 5 अप्रैल को ये सब अचानक नहीं हुआ। गुब्बारा तो 5 अप्रैल को फटने वाला था, लेकिन इसमें हवा महीनों पहले से भरी जा रही थी। चाहे वह 2010 दिल्ली के जंतर मंतर पर रामदेव बाबा का आंदोलन हो, जिसमें उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले पर आवाज उठाया था, वह जनवरी 2011 की रामलीला मैदान में पब्लिक मीटिंग हो, पैम्पलेट्स बांटना, लाखों कॉल करना, लाखों मैसेजों का आना, ये सब एक दिन का काम नहीं था। इसके पीछे कई लोग अपनी कितने रात काली कर चुके थे। आंदोलन की तारीख तो 1 अप्रैल तय थी, लेकिन इसे पोस्टपोन कर दिया जाता है 5 अप्रैल को। कहानी में असली ट्विस्ट तो यही आता है, समझिएगा इसको अच्छे से। क्या है, 2011 में 2 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वर्ल्ड कप मैच होने वाला था, इंडिया और श्रीलंका का फाइनल। अगर आंदोलन 1 अप्रैल को होता तो शायद इतना जनता का सपोर्ट, चाहे मीडिया का कवरेज नहीं मिलता, क्योंकि क्रिकेट के पीछे अपना पूरा देश दीवाना है। टीम अन्ना इस बात को समझ गई थी, तो उन्होंने प्लान किया कि इस भीड़ का कैसे फायदा उठाया जाए, और डेट 5 अप्रैल का चुना जाता है। वर्ल्ड कप के ठीक 3 दिन बाद टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है और जनता सड़कों पर आकर सेलिब्रेट करती है और जश्न मनाती है। वर्ल्ड कप की जीत ने जनता को सड़कों पर आने की आदत तो डाल ही दी थी। टीम अन्ना ने इसी का फायदा उठाया, उसी पॉजिटिव एनर्जी और तिरंगे को भ्रष्टाचार के खिलाफ रामलीला मैदान की तरफ मोड़ दिया। भीड़ वानखेड़े में चिल्ला रही थी, अब वही भीड़ रामलीला मैदान में चिल्ला रही थी, मैं भी अन्ना, मैं भी अन्ना। कहानी में तो कुछ और भी ट्विस्ट है, जैसे अन्ना की गांधीवादी लुक, सफेद धोती कुर्ता, चश्मा और हाथ में लाठी बिल्कुल गांधी जी की याद दिलाती थी, जो लोगों को और ही अन्ना की तरफ अट्रैक्ट करते जा रही थी। आंदोलन चलते चलते अगस्त महीना आ गया। यहाँ तक आते आते यह आंदोलन एक पर्सनल जंग बन गई थी। सरकार ने अन्ना को अनशन से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया गया, लेकिन सरकार को यह मालूम नहीं था कि यह कितनी बड़ी गलती हो गई है। अन्ना ने जेल के अंदर से एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जो आग की तरह तेजी से फैलने लगा। लोग जेल की गेट पर सो गए। पहली बार इतिहास में भारत ने देखा, कैदी अपनी रिहाई के लिए नहीं, बल्कि अनशन करने की अनुमति के लिए जेल के अंदर ही अड़ गया है। आखिरकार वो दिन आ ही गया, सरकार को झुकना पड़ा और अन्ना की रिहाई हुई। रामलीला मैदान में 12 दिनों तक लाखों लोग बारिश में भीगते रहे, लेकिन पीछे हटे नहीं। बाहर मैदान में लाखों लोग एक साथ नारे लगा रहे थे, लेकिन संसद के बंद कमरे में जो हो रहा था वो किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं था। सरकार को समझ नहीं आ रहा था कि इस बुढ़े अन्ना को कैसे हैंडल किया जाए। संसद के अंदर आधी रात तक बहस चली। लोकतंत्र की ताकत पहली बार असली रूप में दिख रही थी।